जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति, कार्य एवं उनकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि आज हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और पॉलिटी का जो ये टॉपिक है राज्यपाल, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता रहता है। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो प्रतिदिन डाल पाऊँ और फिर एक निश्चित समय पर वीडियो डाल पाऊँ। कार्य की व्यस्तता के कारण अभी लगातार संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्दी ही हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे। साथ में मेरी तरफ से यह भी कोशिश है कि इस वीडियो में जो भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है वह बहुत ही आसान हो। ऐसी भाषा शैली का प्रयोग अन्यत्र आपको किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगी। तो आप इनके एक अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। फिर चाहे आप बीए की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप एमए की परीक्षा दे रहे हों, यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हों तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप पॉलिटी से टीजीटी पीजीटी बैठने वाले हैं तो भी महत्वपूर्ण है। और साथ साथ आप किसी भी परीक्षा में जाने वाले हैं तो यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना पक्का है। इसलिए इसको आप विस्तार से एक अच्छा नोट्स बनाएं और इत्मीनान से उसे बार बार दोहराने की कोशिश करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अंतिम में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। आइए देखते हैं पॉइंट को। राज्यपाल पद, कार्य एवं उसकी शक्तियाँ। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो राज्यपाल होता है केंद्र सरकार नामित करता है। केंद्र सरकार नामित करने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार सुझाव देता है कि इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल बनाया जाए और तब जाकर के राष्ट्रपति उसे उस राज्य का राज्यपाल बना देता है। अच्छा, केंद्र सरकार ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वह मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेगा। तो केंद्र सरकार जिस व्यक्ति के नाम की सलाह राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है। यानी सलाह देने का कार्य केंद्र सरकार करती है और नियुक्त करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद के हिसाब से देखें तो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल जरूर होगा। यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल हो जाए, तब क्या करें? तो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यानी अगर भारत के सभी राज्यों में एक एक राज्यपाल नहीं हो सकते तो एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 157 और 158 कहता है कि राज्यपाल पद के लिए पात्रता यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, वो किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, इत्यादि सारी आवश्यकताएं, कानून द्वारा उसे दोषी न ठहराया गया हो, वह भारत में पैदा हुआ हो। यानी राज्यपाल पद के लिए जो भी सेवा शर्तें हैं वह सब अनुच्छेद 157 और 158 में दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है और दंड विराम करने की भी शक्ति प्राप्त है। अर्थात राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। क्षमादान का मतलब उसके दंड को माफ कर सकता है, अथवा दंड विराम का मतलब हुआ कि उसके अपराधों पर जो सजा दी गई है कोर्ट के द्वारा उस पर वो कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है। और हमने पढ़ा था कि यही अधिकार राष्ट्रपति के पास भी होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देना है कि राज्यपाल मृत्युदंड को ना तो क्षमा कर सकता है और ना उसमें रोक लगा सकता है। राज्यपाल के पास मृत्युदंड को रोकने का अधिकार नहीं है या मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है। तो आइए आगे देखते हैं कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु फिर भी वह संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। फिर भी वह अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यों में एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। और जब भी राज्यपाल को कोई कार्य करना होगा तो वह सीएम और इस मंत्रिमंडल इन दोनों के सलाह से ही कोई कार्य कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद 163 में दिया गया है।
अब आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति के लिए ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सहायता से ही कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर ही कार्य करेगा। ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है कि अनुच्छेद 164 कहता है, अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यानी कि जो राज्यपाल है वह क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर मुख्यमंत्री बाकी मंत्रियों के लिए सिफारिश करता है और राज्यपाल उनकी भी नियुक्ति कर देता है। जैसे अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल जिस दल का बहुमत आया है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ पहले दिला देगा, तो बन गया मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री जिस जिस व्यक्ति को मंत्री बनाने के लिए कहेगा, राज्यपाल उनको मंत्री पद की शपथ दिला देंगे और वह व्यक्ति मंत्री बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ एक बात और समझ लेना है कि हर मंत्री के लिए अलग शपथ नहीं होता, केवल मंत्री का शपथ होता है। ऐसा नहीं है कि ये वन विकास मंत्री हैं, ये ग्राम विकास मंत्री हैं तो इनके ग्राम विकास वाला शपथ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंत्रियों के लिए, सारे मंत्रियों के लिए एक ही शपथ होता है और वह राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा यदि कोई विधेयक पारित होता है तो उसको अनुमति दे सकता है, अपनी अनुमति को रोक भी सकता है अथवा उस पर विचार करने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा ने किसी मुद्दे पर कोई एक विधेयक पारित किया है और वह विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा, तो राज्यपाल चाहे तो उसे मंजूरी दे दे, चाहे तो मंजूरी ना दे और चाहे तो उसे वो राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज सकता है कि भाई इस मुद्दे पर तो राष्ट्रपति ही निर्णय करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो यह सारे अधिकार राज्यपाल को प्राप्त होते हैं। राज्यपाल और राज्य का संबंध कैसा होता है, तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को मंजूरी दे सकता है अथवा रोक सकता है, जो हमने अभी पढ़ा। फिर किसी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण कर सकता है। ऐसा कब आता है, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। मान लीजिए चुनाव हुआ और चुनाव में किसी भी दल का बहुमत नहीं आया। अब ऐसे में राज्यपाल के पास समस्या ये है कि भाई वो किसको मुख्यमंत्री बना दे, और मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री बनेगा तभी राज्य का कामकाज आगे बढ़ेगा। तो जब किसी पार्टी की बहुमत नहीं आती और लोग आपस में गठबंधन भी ना कर रहे हों, तब राज्यपाल के पास एक अधिकार होता है और वह अधिकार यह है कि जिस भी दल का सबसे ज्यादा सीट आया है उस दल के मुखिया को बुला करके वह सीएम पद का शपथ दिला देगा और उनको एक निश्चित समय दे देगा। अब वो निश्चित समय कितना है तो इसका जो लिखित है वो संविधान में भी नहीं दिया गया है, ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर है कि राज्यपाल उस व्यक्ति को कितना समय देगा और उनको अपनी बहुमत साबित करने के लिए कहेगा। यदि वह व्यक्ति बहुमत साबित कर ले जाता है तो वह व्यक्ति जो है सीएम बना रहेगा और यदि नहीं कर पाता है तो उसे सीएम पद को छोड़ देना होगा। तो यह दोनों प्रकार के अधिकार, अर्थात कि किसी विधेयक को मंजूरी देना या ना देना राज्यपाल का किस प्रकार का अधिकार है, तो विवेकाधीन अधिकार है, विवेकाधीन शक्तियां हैं। और बहुमत साबित करने के समय जो उसकी विशेषता होती है कि वो किसे बुलाएगा, बहुमत साबित करने के लिए किसे सीएम की शपथ दिलाएगा, तो यह भी उसकी विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। तो इस तरह से संविधान में राज्यपाल को दो प्रकार की विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में राज्यपाल की शक्तियों के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल की शक्ति क्या होगी, ऐसा दिशा निर्देश संविधान में नहीं दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा को भंग करना शामिल है। हम जानते हैं कि केंद्रीय स्तर पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अब ऐसा तो संविधान में लिखा है, लेकिन विधानसभा को राज्यपाल भी भंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यह बात संविधान में नहीं लिखा है। तो जाहिर सी बात है, राज्यपाल विधानसभा को भंग ना करके राज्यपाल ऐसा सिफारिश राष्ट्रपति के पास करता है और राष्ट्रपति उस राज्य के सरकार को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देती है। फिर अगला पॉइंट है कि राज्यपाल कितने समय तक
किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, इसे सही करिएगा, ये स्वीकृति लिखी हुई है, स्वीकृति को रोक सकता है, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी राज्यपाल चाहे तो वो कितने भी दिनों तक मंजूरी नहीं देगा। राज्य का जो विधानसभा है, विधायिका है, वो राज्यपाल के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि नहीं मैंने आपको ये प्रस्ताव पारित करके दिया था कि आप साइन करके दीजिए और आप इतने दिनों से अपने पास रखे हो, पारित करके नहीं दे रहे हो। तो ऐसा राज्यपाल के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता। ये राज्यपाल की इच्छा है कि वो कितने दिनों के बाद इस पर साइन करेगा और करेगा भी कि नहीं करेगा, ये भी उसका पूरा अपना अधिकार है। राज्यपाल के सलाह पर ही किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यह बात हमें बहुत बारीकी से समझ लेना है कि राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है। तो किसी राज्य का जो राज्यपाल है पहले यह तय करेगा कि इस राज्य में संविधान के हिसाब से शासन नहीं चल पा रहा है, और जब उसे लग जाए कि संविधान के हिसाब से शासन नहीं चल पा रहा है तो वह एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा। अब केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल होगा वह राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि उस राज्य का जब शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो वहां उसको भंग कर दीजिए। अब राष्ट्रपति उस राज्य की जो सरकार है उसको भंग कर देगा, राज्य विधायिका को भंग कर देगा और उसके बाद में वहां पर अपना शासन लागू कर देगा। इस तरह से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। साथ साथ जान लें कि अनुच्छेद 352 क्या है। तो अनुच्छेद 352 के द्वारा जो है आपातकालीन उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 360 क्या है, तो यहां पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 360 के द्वारा। मजे की बात है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, शेष दोनों प्रकार के आपातकाल लागू हो चुके हैं। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन की बात करें कि सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहां लागू हुआ है, तो सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ है। आइए कुछ विशेष बातें जानते हैं। तो सन 2010 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। किस बारे में? अब यहां से सीधा प्रश्न यही पूछेगा आयोग कि पुंछी आयोग का गठन किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, विधानसभा से, विधान परिषद से? तो पुंछी आयोग जो 2010 में गठित किया गया था वह राज्यपाल से संबंधित था। अब देखते हैं ये पुंछी क्या कह रहे हैं, इनकी सिफारिश क्या है राज्यपाल के लिए। तो पुंछी आयोग में कहा गया था कि जो राज्यपाल है उस पर महाभियोग चलाने की जो शक्ति है वो राज्य की विधायिका को दिया जाना चाहिए। यानी कि अभी ये बात तय है कि राज्यपाल पर राज्य की विधायिका उस पर जो है महाभियोग नहीं चला सकती, उसे राष्ट्रपति हटाएगा। किसके सिफारिश पर? केंद्र सरकार के सिफारिश पर हटाएगा। लेकिन 2010 के पुंछी आयोग ने कहा कि भाई इस तरह से तो राज्यपाल अपना मनमानी काम करेगा, तो इसलिए राज्य की विधायिका को यह अधिकार होना चाहिए कि वह राज्यपाल पर महाभियोग चला सके। दूसरी बात यह कि जब भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से भी राय ली जाए। यही नहीं कि केवल केंद्र सरकार जिसको कहे उसी को मंत्री बना दो, बल्कि उसी को राज्यपाल बना दो, बल्कि मुख्यमंत्री से भी सलाह लिया जाना चाहिए कि इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, तो किसको बनाया जाए। फिर 1988 में गठित हुआ था सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने क्या कहा? उसने कहा कि भाई जो 356 का प्रयोग राज्यों में किया जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो तभी किया जाना चाहिए जब उस राज्य में पूरी तरह से संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो का मतलब यह हुआ कि अब ये बात तय हो गई है कि उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है और तब 356 का प्रयोग करे तो ठीक है। और जबकि कई बार इसको जो हम राज्यपाल की सलाह से कर देते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की सलाह को महत्व दे देता है, तो राज्यपाल की सलाह को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि राज्यपाल का यह व्यक्तिगत विचार हो सकता है। फिर अगला, अन्य भी बहुत सारे आयोग गठित किए गए। प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1968 में गठित हुआ था। अब यहां पर एक बात आप नोट करेंगे कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? तो दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन के संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। कौन सी समिति थी? के संथानम समिति के सिफारिश पर प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था 1968 में। अब आपको बताना है कि अभी तक कुल मिलाकर के कितने प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुए और उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आया राजमन्नार समिति जो कि 1971 में गठित हुआ था। फिर
फिर न्यायमूर्ति बी चेलैया आयोग जो 2002 में गठित हुआ था, ये सारे लोग राज्यपाल के पद, उसके कार्य, उसकी नियुक्तियां, उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। यहां से प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर है SR बोम्मई मामला जो कि 1994 में हुआ। SR बोम्मई मामला 1994 में हुआ। इसमें क्या था? इसमें कहा गया कि भाई देखो, जो विधानसभा होता है राज्यों का, वही एकमात्र ऐसा जगह होता है जहां पे उस राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण किया जाए कि भाई इन्हें जनता ने चुन के भेजा है तो जनता इनके ऊपर विश्वास करती है। अब पता चले आप राज्यपाल के सिफारिश पर उनको भंग कर दो तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि राज्य सरकार का जो विश्वास है उसको वही तय किया जाना चाहिए, यानी राज्य के विधायिका के द्वारा तय किया जाना चाहिए। तो वही ये आगे कहते हैं कि जो सरकार के बहुमत का परीक्षण है वह विधानसभा के द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि राज्यपाल के व्यक्तिगत राय पर, और इस तरह से राज्य सरकारों को मनमानी से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। वही बातें। फिर अगला आया नबाम रेबिया मामला 2016 में। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इसको। नबाम रेबिया मामला किससे संबंधित है? तो वह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, 2016 में हुआ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं कि भाई राज्यपाल सिफारिश करेगा, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के आधार पर काम करना है, उनका गठन करना है, कैसे करना है, विवेकाधीन जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग बड़ा सीमित है। ऐसा नहीं कि राज्यपाल की जब इच्छा हो तब वो सिफारिश कर दे और तब राष्ट्रपति उसको भंग कर दे। उसका प्रयोग सीमित है और राज्यपाल की कार्यवाही मनमानी या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। यह बात कहा गया जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में। अब ये सब महत्वपूर्ण कहाँ है? यदि आप किसी परीक्षा, लिखित परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, यदि आप PCS का मेंस दे रहे हो, IAS का मेंस दे रहे हैं, तो जब आप इन बातों का उल्लेख करेंगे तो बहुत ही मजेदार उत्तर आपका हो जाएगा। एग्जामिनर का ध्यान आपके उत्तर पर स्पेशल जाएगा और इस तरह से आप परीक्षा में अच्छा अंक अर्जित कर पाएंगे। आगे हम लोग चर्चा ये भी करेंगे कि किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए लिखें कैसे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हम सब जानते हैं कि सरोजिनी नायडू थी, जो 1947 से 1949 तक, यानी कि लगभग 2 सालों तक जो है राज्यपाल रही थी। और इस तरह से प्रथम राज्यपाल थी, प्रथम महिला भी राज्यपाल थी। ठीक है, लेकिन जब संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल होर्मस जी मोदी को बनाया गया था, जो 1950 से 1952 तक थे। तीसरा पॉइंट है कि राज्यपाल के रूप में अपना 5 वर्ष पूरा करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वे KM मुंशी थे, जो 1952 से 1957 तक राज्यपाल थे। यह एक और महत्वपूर्ण बात कि जितने राज्यपाल इनसे पहले हुए वे अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पा रहे थे। तो 5 वर्षों का कार्यकाल जो सबसे पहले पूरा करने वाले व्यक्ति थे वे थे KM मुंशी। अब आपको बताना है कि KM मुंशी और किस लिए प्रसिद्ध हैं। एक बात मैं बता दे रहा हूं कि KM मुंशी ने ही वन महोत्सव की शुरुआत की थी। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? KM मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। आगे आपको इनके बारे में और जानकारी देना है कमेंट बॉक्स में। फिर है बीबी गिरी। तो बीबी गिरी उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे जो आगे चल करके दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बने हैं, और इसके अलावा ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। यह बात आपको जान लेना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा राज्यपाल था, वह कौन से राज्यपाल थे जो राज्यपाल भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। तो वह कौन थे? बीबी गिरी थे। आइए आगे देखते हैं कि मोहम्मद शफी कुरैशी अब तक के सबसे कम समय तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति हैं। मोहम्मद शफी कुरैशी केवल कुछ महीनों तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एक बार रहे हैं। तो यह बात महत्वपूर्ण है कि सबसे कम समय तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन रहे हैं? तो शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति हैं। फिर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं और क्रम में किस नंबर पर हैं?
25वें राज्यपाल के रूप में ये नियुक्त हुई थी, 2017 में नियुक्त हुई थी, जो अभी भी चल रही हैं। और इस तरह से कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 2 महिला राज्यपाल बनाई जा चुकी हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसमें काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एक बार फिर से वही बातें कि आप इस वीडियो को इत्मीनान से रोक रोक करके देखेंगे, फिर इसका एक अच्छा नोट्स बनाएंगे, परीक्षा टाइम में आप तैयारी करके जाएंगे। और जिस तरह से लाइन टू लाइन लिखा गया है, यदि आप इस तरह से परीक्षा में लिख पाते हैं तो आपको परीक्षा में निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप इस जो है ऐसा प्रैक्टिस करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। साथ में अंतिम बार दोस्तों कि यदि आपको लगा हो कि हमने वीडियो ठीक ठाक बनाया है, मेहनत कर पाए हैं और आपको पसंद आया है, तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।